नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा भी आपके साथ में मौजूद है। न्यूज रूम लाइव में इस वक्त शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। यूपी से बड़ी खबर, सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का आज प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करने वाले हैं और कुछ ही देर में ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे पीएम मोदी और वहां पर आज इसका शुभारंभ होगा। 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम चलने वाला है, जिसका आज खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पीएम की मौजूदगी में यह उद्घाटन कार्यक्रम आज होना है, जो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी ग्रेटर नोएडा में पहुंचेंगे और वहां पर सेमिकॉन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम का शुभारंभ भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम 11 से 13 सितंबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जो है वो जारी कर दी है और 11 से 13 सितंबर तक ये सेमिकॉन इंडिया एक्सपो जो है वो चलेगा। और आपको बता दें इस कार्यक्रम में वीवीआईपी भी शामिल होने वाले हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो आपको बता दें सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का आज शुभारंभ जो है वो किया जाएगा और इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, वीवीआईपी भी शामिल होंगे। एडवाइजरी जो है ट्रैफिक को लेकर पूरी जारी कर दी गई है और इसी में आपको बता दें कि साथ ही साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो वहां के एक्सप्रेसवे को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है और आसपास के जितने भी जहां पर यह कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर पूरी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखी हुई। बिल्कुल, तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त नोएडा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में और थोड़ी देर में शुभारंभ भी होगा। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अपना संबोधन भी दें और किस तरह से सभी जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में होने वाली जो भी कार्यक्रम है या जो चीजें हैं उनको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो ये सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का ये शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा रहा है। पीएम मोदी इस वक्त लाइव हैं नोएडा से, जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद और पूरा जायजा, पूरा निरीक्षण वहां पर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी समझते हुए कि आखिर इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कुछ खास चीजें हैं। प्रोडक्शन, रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे लेकर जाना, कई स्तरों पर चेक्स एंड बैलेंसेस, ये अहम हम मान सकते। तो आप देख रहे हैं सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का ये शुभारंभ किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा और पहले निरीक्षण किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है और जो वहाँ के बड़े अधिकारी हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या इस कार्यक्रम में खास रहना है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ रेलवे के मंत्रालय जो हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पहले जो है निरीक्षण किया जा रहा है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का जो प्रोजेक्ट है वो काम करेगा। जिसमें आपको बता दें कुछ ही देर में आपको बता दें कि साफ तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी करेंगे और 11 से 13 सितंबर तक जो है ये कार्यक्रम चलने वाला है और इसको लेकर फिलहाल वीवीआईपी जो है वहां पर आ रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जायजा जो है इस प्रोजेक्ट का, इस सेमी इंडिया एक्सपो का जो पूरा जांच है वो की जा रही है और प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां के जितने भी स्टाफ है और वो उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। कार्यक्रम में बड़े जो हस्तियां हैं वो भी शामिल होने वाली है और ये 3 दिन जो है कार्यक्रम चलेगा। बिल्कुल रूपाली, मैं जरा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। इस कार्यक्रम का महत्व क्या है, इसकी क्या चीजें हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान वहां मौजूद लोगों को जब संबोधित करेंगे तो इस बयान के मुताबिक जो पीएम का विजन है वो भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उसके लिए ये महत्वपूर्ण आज का दिन है और एक्सपो में 250 से ज़्यादा एग्जीबिटर और 150 स्पीकर भी शामिल होने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ सालों से भारत में तकनीक को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वैश्विक स्तर पर भारत को कैसे मजबूत किया जाए,
टेक्नोलॉजिकली कैसे मजबूत किया जाए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस तरह से पीएम मोदी हमेशा से जोर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे हमारा देश विकसित होगा, देश अधिक तरक्की करेगा, विकास बढ़ेगा, प्रगति होगी और देश जो है वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है और इस कार्यक्रम के जब दौरान में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर संबोधन करेंगे तो उस संबोधन में क्या कुछ खास बातें होंगी, किस तरह के मूल मंत्र पूरे देश को दिए जाएंगे, क्या संदेश वहां से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपना संबोधन करते हैं तो संबोधन में कोई ना कोई खास चीज या कोई ना कोई अलग चीज दिखाई देती है। वही झलक प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया के अंदर एक वैश्विक स्तर के नेता के रूप में उभरकर सामने लाती है, जो पिछले कई सालों से हमने देखा है। ग्लोबली पीएम मोदी ने अपने आप को कैसे बाकी सभी विकसित जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या बाकी अन्य देश हो, वहां के नेताओं से भी आगे निकलकर सामने आए हैं। तो ये लाइव जो तस्वीरें हैं, ये फिलहाल वहां पर जो जायजा है वो लिया जा रहा है। जायजे के बाद वहां पर पीएम मोदी सभी वहां पर मौजूद लोगों को जो है वो भी संबोधित करेंगे और इस संबोधन के जरिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इस विजन में जो है वो सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कैसे आगे बढ़ना है, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री मोदी के विजन में होंगी और उसी को लेकर ये संबोधन भी किया जाएगा। रूपाली, बिल्कुल, इसी के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो हमेशा से, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला है, हमेशा यही रहा है कि सबका साथ और सबका विकास, और भारत को हमेशा प्रगति की ओर ये लेते हुए नजर आए हैं, जहां पर मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स जो है कई सारे ऐसे लॉन्च किए गए और साफ तौर पर फोकस यही है कि टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, तो भारत से ही उसका जो है सारा निर्माण हो और भारत जो है प्रगति डेवलपमेंट की ओर जो है बढ़ता हुआ नजर आए। जिसमें ये एक और नया प्रोजेक्ट, जिसमें हम बात करें सेमिकॉन इंडिया एक्सपो की, तो वो आज प्रधानमंत्री उसका शुभारंभ करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई। हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार और भी तेज हो गया है। कलानौर में बीजेपी की नामांकन रैली होनी है और अब जो प्रचार प्रसार का सिलसिला है उसका सीधा प्रभाव जमीन पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और इस बीच सभी जो प्रत्याशी हैं वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपना नामांकन भरें और नामांकन के बाद जमीन पर उतरकर लोगों के साथ संपर्क साधना शुरू करें, ताकि चुनाव से पहले अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको वापस लाया जाए। हरियाणा सीएम इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। का जिक्र करना, खास तौर पर रणनीति के लिहाज से, नीति का प्रदर्शन, ये सबसे। तो कलानौर से इस वक्त लाइव हैं और जहां पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, क्योंकि नामांकन रैली है, कई प्रत्याशियों के नामांकन होने हैं, कल आखिरी दिन है और कल तक ये नामांकन प्रक्रिया जो आधिकारिक तौर पर होती है वो होनी है। नामांकन खत्म होगा तो फाइनली सभी जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे और जनसंपर्क साधेंगे, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के सीधे आमने सामने की लड़ाई मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के बाद। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है, अभी हमारी बिटिया रेनू डाबला, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये बात बोल रही थी कि मैं तो गरीब परिवार की बेटी हूं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मुझे पार्टी टिकट दे करके कलानौर के अंदर भेजेगी। भाइयों, मैं कलानौर की सरदारी को एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी गरीब परिवार का बेटा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भाइयों एक गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा का मुखिया बना दिया है। और मैं आज ये चैलेंज से कह रहा हूं, ये गरीब परिवार का बेटा जिसको मात्र काम करने के लिए 56 दिन मिले हों, जिसको काम करने के लिए 56 दिन मिले हों, अरे हुड्डा साहब अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के काम गिनवा दे, मेरे 56 दिन के काम आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। मैं आज रोहतक के बीच में कह रहा हूं। अरे हमने मिशन मोड में काम किया। अरे हुड्डा साहब,
आप मिशन मोड में नहीं, आप कमीशन मोड में काम करते थे। क्या मिला है क्या नहीं मिला उस आधार के ऊपर काम करते थे। परंतु हमारी सरकार भाइयों आज हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए आया हूं, एक आशीर्वाद कलानौर की सरदारी से लेने के लिए आया हूं। भाइयों दिन रात करके आप कमल का फूल यहां से खिला करके चंडीगढ़ भेजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इतनी गति से काम करूंगा, इतनी गति से काम करूंगा कि हुड्डा साहब को सपने में भी दिखेगा कि इतने काम कैसे हो रहे हैं। भाइयों इतनी गति से काम करूंगा। यह गरीब परिवार का बेटा है जिसकी एक ही सोच है, गरीब का भला करना। अरे गरीब क्यों लाइन के अंदर लगे, सम्मान से अपनी जिंदगी को जिए और सम्मान देना यह हमारी डबल इंजन सरकार का काम है। भाइयों हमने काम बहुत किए हैं। मैंने आप लोगों को कहा मैंने 56 दिन काम किया है। 56 दिनों के अंदर 126 महत्वपूर्ण निर्णय आपकी सरकार ने, भाइयों ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। भाइयों मुझे तो इस बात का भी चर्च होता है, हुड्डा साहब को नींद नहीं आ रही है। नींद कैसे आए? सपने में बोलता है उसकी गेल गठबंधन कर लूं, उसकी गेल गठबंधन कर लूं, और जब आंख खुलती है वो गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि लोप हो जाता है। इब गठबंधन भी कैसे करे? दोनों के दो दल भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। दोनों ही दल भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं। भाइयों यो केजरीवाल की पार्टी, ये कहा आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये अकेले आदमी पार्टी है। अकेले आदमी पार्टी, एक आदमी की पार्टी है। हुड्डा साहब जिसको केजरीवाल कहता था, केजरीवाल बोलता था, मैं नहीं बोलता था, ये मेरे शब्द नहीं है, कभी आप मन के ऊपर ले ले। हुड्डा साहब ये केजरीवाल बोलता था। केजरीवाल ये बोलता था कि हुड्डा साहब तो दलाल है। केजरीवाल ये भी बोलता था हुड्डा साहब तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और इसने हरियाणा के किसानों की, बड़े बड़े किसानों की जमीन को लूट करके भाइयों वाड्रा को, दामाद को खुश करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है कि मेरी कुर्सी बची रहे, गरीब चाहे बाढ़ में जाए, हरियाणा प्रदेश बाढ़ में जाए, इसने अपनी कुर्सी के ऊपर लगे रहे। परंतु भाइयों अब नींद नहीं आ रही। अब सोचता है कि मैं इसके साथ समझौता करके सत्ता में आ जाऊं, फिर भ्रष्टाचार करूं। मैंने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था, मैंने कहा था हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी चाहे एक से समझौता कर ले, चाहे 10 दलों से समझौता कर ले, 8 तारीख को कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, कहीं कोई भी दिखाई नहीं देने वाला है। भाइयों आप लोग मजबूती से लगिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। भाइयों ये सीएम हाउस के दरवाजे ये पहली बार हरियाणा के लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए खुले हैं और ये खुले रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे, ये खुले रहेंगे। गरीब के बात सुनने के लिए हमने अधिकारियों को भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई अपना थोड़ा सा चेंज कर। तो आपने सुना हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस वक्त कलानौर से लाइव हैं क्योंकि नामांकन रैली होनी है और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में इस वक्त नायब सिंह सैनी लगातार कमर कसे हुए हैं क्योंकि एक चरण के अंदर हरियाणा में चुनाव होने हैं और बीजेपी चाहेगी ये तीसरी बार सरकार बनाए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, इंजीनियर रशीद के जमानत पर इस वक्त सियासी उबाल देखने को मिल रहा है क्योंकि अंतरिम जमानत इंजीनियर रशीद को मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम
उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यह वोट बांटने की कोशिश है, उमर अब्दुल्ला का कहना है। इंजीनियर रशीद की रेगुलर बेल पर आज फैसला भी आ सकता है, यानी कल उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन आज रेगुलर बेल पर भी फैसला आ सकता है। क्या उन्हें रेगुलर बेल इन चुनाव से पहले मिलेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस फैसले से अभी जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत बड़ा उथल पुथल मच गया है, सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। और जो उनके ओपोनेंट हैं, यानी लोकसभा चुनाव में जिनको उन्होंने हराया था, उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त प्रत्याशी भी हैं और साथ ही साथ उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है कि ये वोट बांटने की साजिश है। वो जेल से बाहर आएंगे, लोगों के बीच आएंगे, लेकिन वो उसके बाद फिर से जेल में चले जाएंगे। लोग बिना प्रतिनिधि के रहेंगे, लोग बिना नुमाइंदे के रहेंगे। लोगों को फिर से अपने प्रतिनिधि की राह जो है वो देखनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें वो अपना नुमाइंदा नहीं मिलेगा। तो ये मात्र वोट बांटने की साजिश जो है वो की जा रही है। आपको आज कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो साफ तौर अपनी तकरीरों में कहा है कि इंडिपेंडेंट को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। अगर आप बीजेपी को बाहर रखना चाहते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को वोट दे दीजिए। कोई नहीं ना, इसमें देखने वाली क्या बात है। हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा। मुझे तो अफसोस बारामूला पार्लिमानी हल्के के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है। ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए, और उसके बाद इनको वापस तिहाड़ लेना पड़ेगा और नॉर्थ कश्मीर के लोग दोबारा एक नुमाइंदे के बिना होंगे। अब वोटर इसको किस तरह से लेगा और इस फैसले का उन पे क्या असर होगा हम देखेंगे। अभी ये मैं सोच समझ के और मतलब एहतियात से इस मामले में कदम रख रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि जो बात बहुत लोग सोच रहे थे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने खुल के की। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं, और सवाल उठाया कि जो सारा पैसा खर्च हो रहा है उनके उम्मीदवारों पे, ये पैसा आ कहां से रहा है। अब देखें, अगर इसका जवाब एआईपी से आ जाता है, हम तो इन लोगों का मुकाबला करते रहेंगे। और हमारी वोटरों से एक ही गुजारिश है कि इस इलेक्शन में अपने वोटों को वो तकसीम ना होने दें, क्योंकि बीजेपी की लगातार साजिश है। और जैसे वजीर दाखिला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो एआईपी, पीसी, इन बाकी पार्टियों के साथ कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार होंगे। तो लोगों को अगर बीजेपी की हुकूमत बनानी है तो इन तंजीमों की मदद। तो आपने खुद सुना इस वक्त उमर अब्दुल्ला को किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दिया है। इमरान भाई को हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, कश्मीर में इस वक्त सितंबर का महीना है, जाहिर सी बात है तापमान में गिरावट तो हो रही है, लेकिन जो सियासी पारा है क्या उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है? जी, यकीनी तौर पर सियासी पारा जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर इस सियासी पारे में उस वक्त बढ़ोतरी और ज्यादा देखने को मिली जब दिल्ली की अदालत से यह फैसला हुआ कि इंजीनियर रशीद की जमानत जो है वो कबूल की गई है, यानी कि उनको जमानत दी जा रही है 22 दिन की। और जो ही इंजीनियर रशीद को कोर्ट की तरफ से, एनआईए के स्पेशल कोर्ट की तरफ से अबूरी जमानत दी गई, तो उसके बाद ही सियासी हलचल और देखने को मिली और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों की जानिब से रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से वो बता रहे थे कि इंजीनियर रशीद का बाहर आना और नॉर्थ कश्मीर के लोग उनका वोट करना एक नुमाइंदे से बिल्कुल वो खाली हुए हैं, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ कश्मीर के लोगों की खत्म हुई है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के सियासी लैंडस्केप का, जहां तक ताल्लुक है कि इंजीनियर रशीद जो 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। इमरान, जमीन पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया है और वो सांसद बने हैं, संसदीय चुनाव उन्होंने जीते हुए हैं।
क्या उसका प्रभाव सीधे सीधे विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, या उनका जो अपना संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो विधानसभाएं हैं उन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा उनके बाहर आने से? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से लोगों ने इंजीनियर रशीद के हक में वोट किए और खासकर ऐसे दो नेताओं को, ऐसे दो लीडर्स को शिकस्त दी, साबिक वज़ीर आला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद बिन लोन उमर अब्दुल्ला, और ये एक बड़ी मैसेज थी इंजीनियर रशीद की। लेकिन अब जो वो जेल से बाहर आ रहे हैं और 22 दिन वो अपनी AIP पार्टी की इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा ये इंटरेस्टेड होगा यहाँ का बिल्कुल इमरान। इसी के साथ लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो इंजीनियर रशीद जो है उन्होंने करारी हार जो है वो दी थी एनसी को, और एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो उभर कर आए थे। और इसी में अब विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो साफ तौर पर बार बार इन नेताओं के द्वारा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, तो एक बयान जो है बार बार सामने आता है कि भाजपा इन निर्दलीय उम्मीदवारों के सहारे जो है सत्ता में आना चाहेगी। अभी कल जब अंतरिम जमानत मिली तब भी ये बयान सामने आया कि ये सत्ता में आने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान जो है भाजपा के द्वारा। क्या कुछ लगता है इस अंतरिम जमानत के बाद अब इन पार्टियों ने जो बयान दिया है उसके सहारे जो है विधानसभा चुनावों में क्या तस्वीरें आएंगी? देखिए कि दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जब सियासी जमातें इस पे रद्द-ए-अमल देती है वो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला को शिकस्त हुई है और उनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है उससे काफी मुतासर हुई जब उन्हें भारी मार्जिन से नॉर्थ कश्मीर में शिकस्त हुई। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती ने जब परसों स्टेटमेंट दिया कि AIP और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से ये BJP की प्रॉक्सी है, तो ये सियासी बयानबाजी है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। सियासी बयानबाजी तो होगी क्योंकि इन सियासी जमातों के पास अब होने के लिए रहा भी नहीं है। लेकिन हमें इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी देखना चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट या एक सहाफ़ी के तौर पर हमें सियासत को बढ़ातर होते हुए हमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर हम बात करेंगे कि इंजीनियर रशीद जो 5 साल से जेल में है, लोगों ने एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि जो एक रियलिटी भी है वो ये कि लोगों ने नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद को वोट इसलिए नहीं किया कि इंजीनियर रशीद उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो लोगों के काम करेंगे, डेवलपमेंट। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इमरान इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि ये तस्वीर जरूर बदलेगी, ग्राउंड सिचुएशन भी बदलेंगी, लेकिन हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने AIP के प्रवक्ता से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा सेटबैक आया है, वो है इंजीनियर रशीद आज जेल से बाहर होंगे। कुछ देर के बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि वो 2 अक्टूबर तक बाहर रहेंगे, लेकिन पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एक नई जो एनर्जी है वो बूस्टअप कर रही है। इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ, मैं ताबिश कमाल हूँ और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं और मेरे साथ इस वक्त AIP के चीफ स्पोक्स पर्सन इनामुल नबी साहब साथ में हैं। उनसे भी बात करेंगे। आज तो आप मुस्कुरा रहे हैं और खुश भी हैं, हंस भी रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आज के इस माहौल को? कुछ देर के बाद आप इंजीनियर रशीद साहब के साथ में होंगे, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कितना बड़ा बदलाव मान रहे हैं? बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारे जो कलीग्स हैं उनके लिए, लीडर्स के लिए, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए और उन 5.25 लाख लोगों के लिए जिन्होंने 5.25 लाख वोट कर त्योहार का बदला वोट से जो उनका नारा था, तो उनके लिए और खुशी का मुकाम है। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हम वेलकम करते हैं ऑनरेबल कोर्ट के इस फैसले को, हम वेलकम करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं मीडिया के, अपने लोगों का, नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, जम्मू के कठुआ से लेकर करना तक जितने भी हमारे साथी हैं, जो लोग जिन्होंने प्यार दिखाया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। इंजीनियर रशीद साहब जब चुनाव लड़े तब वो जेल के अंदर थे, लेकिन आज वो प्रचार करने के लिए बाहर आ जाएंगे। क्या लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वो इंजीनियर रशीद साहब के बाहर आने से कुछ घबराई हुई हैं, आपको लग रहा है? देखिए, इंजीनियर रशीद के अंदर होने से इंजीनियर रशीद ने MP सीट जीत ली, लोगों ने जिताया, ठीक है। आज जब वो खुद बाहर आ रहे तो आज वहाँ पर सियासी इनकलाब आएगा। सियासी इनकलाब ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने लखनपुर से लेकर करना तक, खासकर साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक, सेंट्रल कश्मीर को साथ लेकर एक
AIP को एक क्रेडिबल अल्टरनेट तस्लीम कर चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो रैलीज़ है, पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन रैलीज़ है साउथ कश्मीर में, करीमाबाद, पुलवामा, शोपियां, दमाल हांजीपुरा, दिवसर, कुकरनाग, डूरू, त्राल, पामपुर, पुलवामा, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां लोगों ने जोश और वालिहाना इस्तेक़बाल हमारे लीडरशिप का नहीं किया। अब तो अगर इंजीनियर साहब वहाँ जाते हैं तो ओबियसली वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, उनमें वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है। वो उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं कि मुझे वो हार की थप्पड़ की आवाज़ आज भी गूंज रही है, उसको नई हार की थप्पड़ की आवाज़ पहले साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर आप लोगों को अंतरिम बेल यानी इंटरिम जो जमानत है वो मिली है। तो अभी जी ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। मैंने वही कहा, वो बार बार कह रहे कि उनको नॉर्थ कश्मीर जो हराने की थप्पड़ की गूंज है आज भी गूंज रही है। इंजीनियर रशीद के बाहर आने से उसको नई थप्पड़ की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताइए, हमने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया है, 28 को तारीख रखा था, 28 को डेफर होके 4 सितंबर को रखा। 4 सितंबर से खाली जजमेंट सुनानी है, 4 सितंबर से लेकर फिर से 11 सितंबर को रखा। हमने 5 सितंबर को इंटरिम बेल लगाई। हमने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल बेल ले सकता है इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, हम क्यों नहीं। जब तक हमें इंटरिम बेल चलेगी तब तक इंशाअल्लाह रहमान हमें पूरी उम्मीद है कि रेगुलर बेल का भी फैसला आएगा, क्योंकि हमारे खिलाफ तो है ही नहीं। अब जो उमर अब्दुल्ला का इल्ज़ाम है कि हम किसी के साथ जुड़े हैं, वो जम्मू कश्मीर के अवाम को पता है। तो फारूक साहब 3-4 दिन दिल्ली में रहकर वापस जब गए तो कोर्ट ने एकदम ईडी के सारे चार्जेस वापस लिए। तो दाल में कहते ना काला, उनकी दाल पूरी काली है। लोग खबरदार है, सरकार वो बनाते रहे हैं। वो दिल्ली में आकर यहाँ पर बीजेपी और संघ परिवारों से रात भर मिलते रहते। दिन को वहाँ कश्मीरी को कहते कि हम बीजेपी के खिलाफ है, रात को दिल्ली में आकर उनके पैर पकड़ते हैं हेल्प के लिए, केसेस विड्रॉल के लिए। ऐसा केस नहीं है। अगर हम बाहर आ रहे हैं, हम मेरिट्स पर आ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्शन पर आ रहे हैं जिस डायरेक्शन पर अरविंद केजरीवाल जी को रिहा किया गया, उसी पर हमारी आज भी हम बेल के लिए तरस रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, चाहे महबूबा मुफ्ती की है, चाहे इनकी है। इनकी सियासी तौर इनकी पैरों से ज़मीन खिसक रही है। अच्छा, एक सवाल बहुत अहम है, कितनी सीटों पर आप इस बार चुनाव लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं? आपने अपने कैंडिडेट्स भी उतारने शुरू कर दिए हैं। ऑल ओवर कितनी सीट्स पर आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आप लोगों की है? तकरीबन 50 सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स होंगे। 50 सीटें लड़ेंगे। और अगर आपको मैंडेट किसी को देने की ज़रूरत पड़े तो क्या पार्टी बीजेपी या एनसी कांग्रेस किसके साथ जाना पसंद करेगी? सरकार अपनी बनाएंगे जनाब। 50 सीटें आप ला करके सरकार बनाएंगे, उम्मीद है? हमारे जितनी मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है उतनी हमारे पास होगी। वो जम्मू कश्मीर के आवाम से पूछ लीजिए। आज जम्मू के डोगरा भाई भी हमें साथ दे रहे हैं, हमें पंडित बरादरी साथ दे रही है, सिख बरादरी एकदम हम सब के साथ जुड़ी हुई है। इनको आज लगा कि ये जगह है जहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो सकता है। जम्मू कश्मीर की ये पार्टी जम्मू कश्मीर के वेलफेयर, डिग्निटी और ऑनर के बारे में सोचती है। आज सब एकजुट होकर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह रहमान 8 अक्टूबर के बाद आप और हम होंगे, यही जगह भी होगी इंशाल्लाह फिर से, तो AIP की सरकार होगी। फिर भी अगर AIP को ज़रूरत पड़ी तो क्या कोई आंकड़ा है आप लोगों के पास में? हम इनके खिलाफ रहेंगे, बीजेपी साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस NC PDP के साथ नहीं जाएंगे। हम इनको एक्सपोज करके रखेंगे। हम बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। हम NC PDP जो इनका अलायंस चुपके से बना है ना, बीजेपी और NC का अलायंस, वो हमें पता है कौन उनका। अभी हम आने वाले दिनों में उनका इंकिशाफ भी करेंगे और उनको सबूत भी देंगे कौन उनका मीडिएटर है, कहाँ का मीटिंग से हुई, किस तरह वो पैचअप कर रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए NC और BJP। उनके खिलाफ रहेंगे हम। ये हुकूमत बनाने की तैयारी में है, हम उनको वो प्लान होने नहीं देंगे। लोग वहाँ अगर हुकूमत बनेगी वो AIP की बनेगी, कश्मीरी अवाम की मंशा, जम्मू कश्मीर के अवाम की मंशा, ये मंशा सेंटिमेंट्स और एस्पिरेशन को जो रिप्रेजेंट करती होगी उनकी बनेगी। हम BJP को वहाँ सरकार बनाने नहीं देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और साफ कहना है कि AIP सरकार बनाने जा रही है। BJP NC कांग्रेस PDP के मंसूबे जो भी होंगे उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ये साफ कहना है AIP चीफ स्पोक्स पर्सन इनामुन नबी साहब का। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं ताबिश कमाल, दिल्ली। तो हमारे ये सहयोगी की आपने बातचीत देखी, AIP के प्रवक्ता से बातचीत हुई। हालांकि सभी पार्टियां सरकार बनाने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन सरकार कौन बनाएगा वो लोग तय करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।
सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात विधानसभा चुनाव को लेकर होगी। जेएंड के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और विधानसभा चुनाव को लेकर फुल एक्शन में सभी दल नजर आ रहे हैं और उथल पुथल हर दिन निकल कर आ रही है। 14 सितंबर को डोडा में पीएम मोदी की बड़ी रैली होनी है। 14 सितंबर को अनंतनाग में खड़गे की बड़ी रैली होनी है। देखिए, बड़े नेता इस वक्त लगातार जम्मू कश्मीर पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कैसे आना है, कैसे लोगों के बीच जाना है। एक तरफ बीजेपी अपनी 10 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो भी एक नई जमीन को यहां पर जो है वो ढूंढने की कोशिश करेगी। तो पीएम मोदी 14 सितंबर को डोडा में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। रूपाली। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ अगर बात करें विधानसभा चुनावों की तो सभी रैलियों ने सभी जितनी भी पार्टियां हैं रैलियां जो है वो कर रही है और चुनावी हुंकार जो है सभी सियासी दलों ने जो है वो भर ली है, जिसके चलते आपको बता दें 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जम्मू के डोडा में आएंगे और डोडा को 18 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं। और आपको बता दें इसी के चलते एक और बात जो है सामने आ रही है वो ये बात है कि ये कहा जा रहा है कि डोडा में 4 दशक के बाद कोई प्रधानमंत्री रैली जो है वो होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा चुनाव कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो चुके हैं। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ वसीम गत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, क्योंकि अब तमाम जितनी भी सियासी दल है वो रैलियां कर रहे हैं और हुंकार जो है उनके द्वारा भर दी गई है। फिलहाल क्या तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे पहली दफा नरेंद्र मोदी जी जिला डोडा के अंदर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी रैली से वो खिताब करेंगे। अगर अरेंजमेंट्स को लेकर हम बात करें, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं डिग्री कॉलेज है। पहले इनके चॉपर जो यहाँ पे लैंड होंगे, उसके बाद वो बाय रोड यहाँ से जाएंगे और स्पोर्ट्स डोडा में बड़ी रैली से खिताब करेंगे। और अरेंजमेंट्स को लेकर हम बात करें, अभी भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा काफिला जिसमें एसएसपी डोडा है या सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे ले रहे हैं कि किस तरह से उनका अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाए। परसों से हम देख रहे हैं जब उनकी अनाउंसमेंट हुई उनको जिला डोडा आना होगा, तो परसों से हम देख रहे हैं कि सीनियर ऑफिसर जिसमें एडीजीपी या बाकी सारी पुलिस के सीनियर लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इंतजाम पूरा देख रहे हैं कि किस तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। चाहे हम चॉपर को लेके बात करें, उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें वो भी ग्राउंड पे नजर आ रही है। मगर जरूर हम ये बता सकते हैं कि जिस तरह से चाहने वाले लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री को है वो जरूर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और उनको देखने वाले काफी सारे लोग हैं जो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आएंगे। उनके अरेंजमेंट्स पे भी अलग अलग जो जिस तरह से भाजपा यहाँ पे अरेंजमेंट कर रही है। और पहली दफा लोग खुश इससे हैं कि पहली दफा नरेंद्र मोदी जी जिला डोडा के अंदर पहुंचेंगे। देखने का लोगों को काफी ज्यादा इंतजार है। 14 तारीख की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। 14 तारीख की तस्वीरें जिला डोडा के अंदर किस तरह की होंगी जब लाखों लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए वसीम, इंतजार तो रहेगा ही, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का? 2014 में आपको याद होगा वसीम, जब पीएम मोदी ने किश्तवाड़ का दौरा किया था, किश्तवाड़ में रैली की थी, तो उस समय विपक्ष पर और खास तौर पर परिवारवाद को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। वहां पर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। ये तमाम मुद्दे 2014 में थे, जिसके दम पर बीजेपी ने 25 सीटें ली थी। लेकिन 2024 में क्या परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होंगी, अलग होंगी और मुद्दे भी अलग होंगे? बिल्कुल, देखिए मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे। एक तरफ से देख रहे हैं कि डेवलपमेंट भाजपा की सरकार में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि डोडा, किश्तवाड़ और भदरवा के लोग ये चाहते हैं कि डोडा देसा कबरन रोड की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। आवाम चाहती है और प्रधानमंत्री के जब आने के बाद लगता है ऐसा कि डोडा देसा कबरन रोड की अनाउंसमेंट जरूर होगी। और सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाएगा, बेरोजगारी काफी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। और साथ साथ में जो डेवलपमेंट होगी, जो लोग चाहते हैं जमीनी सतह पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ साथ में पीएचई डेली वेजर्स है, सफाई कर्मचारी जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी या जो लोग चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट का नारा दिया गया था वो जिला डोडा के अंदर भी जमीनी सतह पे देखना चाहिए। ठीक है वसीम, लौटेंगे आपके पास क्योंकि एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप बने रहिएगा। फिलहाल इस वक्त नदीम भी रामबन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, रामबन के लोग भी, जाहिर सी बात है, डोडा में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो रामबन हो या फिर किश्तवाड़ का इलाका हो, चिनाब वैली का पूरा इलाका इस डोडा की रैली में कवर होने वाला है। तो रामबन के लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और क्या खास मुद्दे रह सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं शीतल, क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पहले ही फेज में इलेक्शन होना है और 8 सितंबर को वोटिंग होनी है। जहां देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोडा में विजिट, हालांकि इससे पहले हम देखें कि रामबन के अपने अंदर की अगर हम बात करें, रामबन डिस्ट्रिक्ट की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक तो बानिहाल, दूसरी रामबन। और हमने देखा कि बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने तशरीफ लाई, उन्होंने विकार रसूलवानी के हक में कैंपेन की। वही फ्रेंडली कंटेस्ट जो वहां पर हो रहा है, और फ्रेंडली कंटेस्ट के जो वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी 3 जगहों पर पहुंचे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल में, जिसमें नील, खड़ी और गूल काबिल जिक्र है। हालांकि उसके बाद हमने रामबन के अंदर देखा, रामबन के अंदर भी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है वो रामबन के अंदर पहुंचे, उन्होंने लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की। आज की डेट में रामबन के अंदर उमर अब्दुल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो तशरीफ ला रहे हैं। यानी ये चीज बिल्कुल नदीम, इसी के साथ अगर बात की जाए रीजनल पार्टीज की, उनकी तरफ से भी चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो उनकी तरफ से भी चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यहां पर ये कही जा रही है कि डोडा में जो ये रैली होने वाली है, तो कहीं ना कहीं चुनाव रैली की अगर बात की जाए, पहले चरण में चुनाव है, तो ये रैली कई सालों बाद ये देखा गया है कि पहले जो है प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनके द्वारा की गई थी, और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जाकर यहां पर रैली कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है कि प्रधानमंत्री भाजपा की तरफ से जब प्रचार प्रसार करेंगे, तो रामबन में किस तरीके का इंपैक्ट देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की जहां बात करें या फिर बानिहाल की तरफ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा में रैली करना, लेकिन रामबन के अंदर हमें भाजपा एक तरफ से 2 हिस्सों में नजर आ रही है। एक तरफ क्योंकि हमने देखा कि जब रामबन के अंदर टिकट्स अनाउंस होनी थी, तो सुरेश सिंह परिहार जो भाजपा के कारकुन थे, पहले टिकट की डिमांड कर रहे थे, हजारों की तादाद में लोगों के साथ जम्मू बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो टिकट की मांग की, लेकिन जब टिकट न मिली, और उसके बाद हमने देखा कि भाजपा के वो लोग जो पिछले 30-35 साल से भाजपा में काम कर रहे थे, भाजपा से अलायदगी इख्तियार कर चुके हैं। तो यानी इस वक्त हम कहें कि रामबन के अंदर इसका ज्यादा इंपैक्ट तो जाहिर सी बात तब पड़ता जब जो पुराने भाजपा के लोग जुड़े हुए थे वो भाजपा में होते। लेकिन जब हमने देखा कि जब 2 हिस्सों में भाजपा तकसीम हो गई, तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन इतने जो है हाई लेवल का नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा की जीत यहाँ पे आसान हो जाएगी, क्योंकि सुरेश सिंह परिहार जो आज की डेट में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और नेक टू नेक फाइट में भाजपा के साथ चल रहे हैं, वो भी भाजपा के ही कारकुन थे, भाजपा के ही डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। हालांकि हम देखें, एक तरफ अगर उनकी कहीं भी रैली हो, अगर उनका कहीं भी प्रोग्राम हो, तो लोगों का एक जमावड़ा होता है, लोगों का एक हुजूम उनके साथ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज कहें कि भाजपा को ज्यादा एज मिलने वाला। जी वसीम, आपसे एक आखिरी सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। वसीम, जिस तरह से आतंकवाद डोडा के अंदर पनप रहा है पिछले कुछ दिनों से, ना मात्र पनप रहा है बल्कि हमले भी हुए हैं, कई जवानों ने शहादत प्राप्त की है, और इस तरह की हरकतें हो रही हैं पिछले कई दिनों से, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की रैली होना, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा पहलू जो है वो, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर रैली करेंगे, तो क्या उस रैली के जरिए जो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जम्मू कश्मीर में, उसका प्रयोग लोकसभा चुनाव में भी हुआ और विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है कि लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी, तो क्या वहां से एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आतंकवाद को या फिर पाकिस्तान को दिया जा सकता है? देखिए शीतल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमले यहाँ पे अभी तक किए गए हैं उनको जरूर जवाब दिया गया है, मगर इसके बावजूद भी जो जराये के हवाले से अलग अलग एरिया से खबर मिलती है, मूवमेंट देखी जाती है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें, पूरे शहर के अंदर आप देखेंगे, शहर से बाहर भी हमने देखा कि सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। चप्पे चप्पे पे आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस जो देखी जा रही है, हर नाके पे जो है हर एक शख्स के ऊपर नजर रखी जा रही है। अगर मैं इस जगह की बात करूं जहां पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे लगभग 3 से 4 जगह पे लोगों को चेक किया जा रहा है, लोगों से जानकारी ली जा रही है। जो शहर के अंदर शख्स को एंटर होता है तो जरूरी उसको शनाख्ती कार्ड उससे लिया जाता है और उससे भी जांच पड़ताल होती है। अगर हम इलेक्शंस के हवाले से बात करें, इलेक्शन के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यहाँ पे मंगाई गई है। लगभग जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पे सिक्योरिटी को रुकाया गया है, यानी कि जिस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने चाहिए पूरे वो जो है चारों तरफ से देखे जा रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से बात करें तो उसके लिए भी काफी अच्छी सिक्योरिटी और हर शख्स पे नजर रखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसीम तमाम जानकारी के लिए। नदीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। यूपी हाथरस मामले में एक आरोपी को जमानत मिली है। एक बड़ी अपडेट, इस वक्त 11 आरोपियों में से महिला आरोपी को अंतरिम जमानत मिल गई है। हाथरस का वो मामला आपको याद होगा जब 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और इसमें 121 लोग जो हैं वो इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, मौत हुई थी, और बहुत बड़ा हादसा था।
फिलहाल एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है। ये महिला आरोपी है जिसे अंतरिम जमानत दी गई है। ये कुल मिलाकर 11 आरोपी हैं, जिसमें से एक महिला को फिलहाल अंतरिम जमानत दी गई है। तो हादसे में 9 पुरुष 2 महिलाओं समेत 11 आरोपी हैं। हाथरस भगदड़ के दौरान जहां 121 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद सरकार की तरफ से तुरंत इस पर कार्रवाई की गई थी और जो भी आरोपी थे, जो भी संचालक थे, उस पूरे वहां पर पंडाल को चलाने में या जो भी वहां पर लोग मौजूद थे, उनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसमें से एक आरोपी को फिलहाल जमानत दी गई। रूपाल, बिल्कुल इसी के साथ हाथरस मामले की अगर बात करें तो साफ तौर पर जब ये घटना सामने आई थी और 121 लोगों के मरने का आंकड़ा सामने आया था तो पूरे देश भर में हड़कंप जो है मच गया था, जिसके बाद वहां पर तमाम अगर बात की जाए तो फिलहाल जांच की जा रही थी, जिसमें आपको बता दें कि 11 आरोपियों में से एक महिला को अंतरिम जमानत जो है वो मिल चुकी है। हादसे में 9 पुरुष 2 महिलाएं, इन टोटल 11 आरोपी जो है सामने आए थे, जिसमें से सिर्फ अभी महिला को अंतरिम जमानत मिल पाई है। इसी में आपको बता दें कि ये मामला जो है सत्संग के दौरान पेश आया था। रजा अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, बताइएगा क्या कुछ अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि 11 आरोपियों में से अभी सिर्फ एक महिला को अंतरिम जमानत मिल पाई है। जाहिर सी बात है कि बहुत ही सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था और उनको जो है एक महिला होने के नाते हाई कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है, मगर परमानेंट जमानत नहीं मिली है। 11 आरोपी हैं, जिसमें 9 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। मंजू देवी नाम की जो महिला है उसको अंतरिम जमानत मिल गई है। ये बहुत बड़ा वाकया था, बहुत बड़ा हादसा था। 121 लोगों की तकरीबन जाने गई थी। ये सत्संग का प्रोग्राम था जिसमें ऑर्गेनाइजर जो है कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता थी और जो मैनेजमेंट था, जो सिस्टम था, वो फेलियर था कि इतनी पब्लिक अगर आई थी, उसके इंतजामात जो थे वो फेलियर थे। जिला प्रशासन को सही तरीके से ऑर्गेनाइजर ने बताया नहीं था कितनी पॉपुलेशन में लोग आने वाले हैं, जनसंख्या में लोग आने वाले। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा वाकया। मगर एक जो उत्तर प्रदेश में हो चाहे भारत में हो, हादसा जब होता है तो मीडिया हो, जन मानस के लोग हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, सब लोग आवाजें बुलंद करते हैं। मगर जब सन्नाटा हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो कोई पैरवी करते हुए नहीं नजर आता। इसमें ऐसा हुआ जो जमानत मिली है, जिसमें गवर्नमेंट जो काउंसलर हैं उन्होंने उस तरह से फ्रेम करके अपनी बात नहीं रखी, जिसकी वजह से इतनी आसानी से अंतरिम जमानत मिल गई। बिल्कुल, देखिए रजा, देखिए ये बहुत बड़ा हादसा था, जैसे आप भी कह रहे हैं कि 121 लोगों ने इसमें जान गंवाई थी, लेकिन जो 121 परिवार हैं जिन्होंने अपने अपने लोगों की जान गंवाई है, जो अपनों को इस सत्संग के दौरान में खोया है, क्या उनको इंसाफ मिला है? क्या उनके लिए ये काफी चीजें हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, इंसाफ की बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे जर्नलिज्म कैरियर में मैंने अब तक इतना बड़ा हादसा नहीं देखा। ये बहुत बड़ा हादसा था जिसको सीरियसली वहाँ का जिला प्रशासन और गवर्नमेंट ने नहीं टेक ऑफ किया। एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो हमारे सिस्टम की है कि जब हादसा हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी, उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, सरकार के फूल जाते हैं और बहुत फास्ट ट्रैक पे काम होता है। हम ये चीजें पता लगानी चाहिए सबको कि ऐसे हादसे ना हो, उसके इंतजाम इतने अच्छे पहले ही से हो कि इस तरह के वाकयात, हादसात ना हो। अगर ऐसे हादसात बार बार होते चले आ रहे हैं तो फेलियर है सिस्टम का। क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं, कोई भी सिस्टम की चीज हो, अभी लखनऊ में जो भी बिल्डिंग गिरी है, आलमबाग में, वहां पर जो 8 लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत से लोग जख्मी हैं, जो बाद में यानी पहले ही अगर निजाम को सही तरीके से सिस्टम को अपना लिया जो इस तरह के वाकयात ना हो। कहीं ना कहीं सरकारी प्रणाली वो दोषी है ऐसे सिस्टम का संचालन करने में। आखिरकार ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम करने की एनओसी दी क्यों जाती है, उनसे पूछा क्यों नहीं जाता कि उनकी तरफ से इंतजामात क्या है। लेकिन रजा, अभी तक सरकार ने इससे क्या सबक लिया है? क्या सबक लिया है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान में ऐसा दोबारा हादसा ना हो, उसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, हम बार बार, हमारा चैनल है, हम वो बार बार ये आवाजें बुलंद कर रहा है कि इस तरह के वाकयात, हादसात बार बार ना हो। सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, कोई ऐसी पार्लियामेंट्री बॉडी में लॉ लाना चाहिए कि ऐसा अगर वाकया पेश आया तो जाहिर सी बात है उसको फांसी की सजा हो या उम्र कैद का प्रावधान लाया जाए। इतने लोगों की जानें चली गई, अगर सिंगल किसी का मर्डर होता है तो 302 के तहत उसको उम्र कैद की सजा होती है। एक चीज और आपकी खिदमत में बात अर्ज कर दें
कि इस तरह की जो वाकयात बार बार हो रहे हैं, वाकई ये अफसोसनाक है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती तो एफआईआर दर्ज होना कामयाबी की दलील नहीं है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अच्छी तरीके से चार्जशीट लगना, उसके प्रूफ को दिखाना। बिल्कुल रजा, इसी के साथ अगर बात की जाए देश भर में ना ही सिर्फ हाथरस हादसे की बल्कि और भी ऐसे हादसे हैं जो सामने आते हैं, जिसके बाद ये देखने को मिलता है कि इक्का दुक्का दिन विरोध प्रदर्शन होता है जनता के द्वारा, उसके बाद जो है ये सब चीजें ठप हो जाती है। बार बार कानून व्यवस्था को चेंज करने की बात आती है, लेकिन इस तरीके के तमाम हादसे कहीं ना कहीं दिन ब दिन कोई ना कोई निकलता हुआ सामने आता है। तो कितना बड़ा ये एक कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है कि कानून व्यवस्था जो चेंज करने की बात आती है, गाइडलाइंस की बात आती है, तो सरकार जो है और कानून व्यवस्था जब बात इस तरीके की इंसाफ की मांग आती है तो आंखें मूंदे बैठा रहता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। यही बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे हादसात अगर होते हैं, एफआईआर दर्ज होती हैं, चार्जशीट लगती है, अब वहां पे जब कोर्ट में केस जाता है तो लोग पैरवी नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट काउंसलर होता है वो सही तरीके से तथ्य नहीं रखता, वो कहीं ना कहीं से उस पार्टी से सेट हो जाता है, पैसे पे सेट हो जाता है, तमाम चीजें हैं। देखिए, जो कोर्ट है, असली जो सजा मिलती है वो कोर्ट से मिलती है, सरकार से कोई सजा नहीं मिलती है। सरकार से फौरी कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है या उसको गिरफ्तारी हो जाएगी, मगर जो प्रणाली है जो संचालन रूप से कानूनी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करती है वो कोर्ट है। कोर्ट से सजा मिलती है। कोर्ट में जाकर लोग पैरवी नहीं करते हैं, लोग भी नहीं करते, सरकार के जो काउंसलर होते हैं, क्योंकि ये तो सरकारी मुकदमा होता है, इसमें सरकार को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेकर ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपियों को सजा दिलानी चाहिए, मगर सिस्टम फेलियर है। कहीं ना कहीं पैसा चल जाता है, लोग बिक जाते हैं और ऐसे आरोपी जो है खुलेआम टहलते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है, जैसे आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने हैं, ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली से केवल एक सदस्य का चुनाव बाकी है और इसको लेकर अब यहाँ पर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ये एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हैं। 26 सितंबर को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने हैं। अभी तक के आंकड़ों में बीजेपी को बढ़त जो है वो मिली है। बीजेपी ने 9 और आप ने 8 सीटों पर कब्जा किया हुआ है। अंतिम सीट जीतने पर बीजेपी के पास अध्यक्षता होगी। अगर अंतिम सीट जीतेगी तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलेगी और अध्यक्षता बीजेपी के पास ही होगी। और अगर आप जीतेगी तो दोनों पार्टियों के बीच टाई होगा, दोनों पार्टियों के बीच सीटें बराबर होंगी और टाई होने की स्थिति में लकी ड्रॉ निकलकर जो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उसका पद का फैसला लिया जाएगा, यानी लकी ड्रॉ किया जाएगा और स्टैंडिंग पद का जो फैसला है वो लिया जाएगा, अध्यक्ष पद उसी को चुना जाएगा। क्योंकि जब एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीटें बराबर हो जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की ये जो चुनाव हो रहे हैं, केवल एक सदस्य की सीट जो है बाकी है और 26 सितंबर को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जो है वो होने वाले हैं। और अभी तक अगर पूरे तरीके से इन आंकड़ों की बात की जाए, जहां भाजपा और आम आदमी पार्टी की बात की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी के पास 9। तो साफ तौर पर यह दिखता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एक और सीट मिलती है तो जीत जो है वो उनकी होगी। और जो सदस्य एक जिसका चुनाव होना बाकी है, तो कमेटी का मेंबर देखते हैं कि किसका बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 8 सीटें हैं। तो जब उस एक सीट का सदस्य का चुनाव होगा तो 9-9 जब होगा तो ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद आपसी जो है सहमति के साथ देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय सामने आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 26 सितंबर को इस स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होने वाला है और अंतिम सीट जीतने पर बीजेपी के पास अध्यक्षता हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी देखना है कि 26 सितंबर को क्या कुछ निर्णय सामने आएगा। तो चलिए, झारखंड से बड़ी खबर। झारखंड सरकार की एक और सकारात्मक पहल देखने को मिली है। प्रशासन के बाद पुलिस पहुंची जनता के बीच, यानी अब पुलिस भी जनता के बीच देखने को मिल रही है। सीएम के आदेश पर जनता दरबार जो है वो लगाया जा रहा है। जनता दरबार में पुलिस अधिकारी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उन समस्याओं को नोट कर उनके जो निस्तारण है वो भी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो एक और सकारात्मक कदम जो है वो झारखंड सरकार की तरफ से उठाया गया है। सीएम के आदेश पर ये जनता दरबार जो है वो पुलिस के माध्यम से लगाए गए हैं और समस्याओं के समाधान करने का प्रयास सरकार की तरफ से लगातार हो रहा है। तो फिलहाल स्थानीय नेता ने कैंप पर सवाल उठाए हैं और सुनवाई न होने का आरोप जो है वो लगाया है। तो फिलहाल सीएम के आदेश पर जो जनता दरबार लगाया है उसको लेकर सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।
पुलिस अधिकारी संबंधित विभाग को आवेदन जो है वो स्थानांतरित करेगी। स्थानीय नेता ने इस पूरे कैंप पर जो है वो भी सवाल किया। झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना जो हमारे डीजीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आज यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है, इसका स्टार्टिंग हुआ है जन शिकायत समस्या समाधान, ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और इसमें जो है एक उत्तरदायित्व है, पारदर्शिता है, टाइम बॉन्ड वो एक स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और अल-इकरा बीएड कॉलेज के प्रांगण में इसको आयोजित की गई है। यहाँ पे आपने देखा कि पुलिस के, प्रशासन के, जुडिशरी के लोग और यहाँ पे सारे जनता, माननीय जो प्रतिनिधि है वो बहुत संख्या में माताओं बहनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत ही अच्छा गुड साइन है। और अभी यहाँ पे जो लोगों की उपस्थिति है और जो प्रेस मीडिया के लेवल से इसको प्रचार प्रसार किया गया, उसका एक सुंदर पक्ष भी यहाँ पे देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे डिफरेंट थाना के डिफरेंट काउंटर बनाए गए हैं, साइबर के अलग काउंटर बनाया गया है। आपने ये भी देखा होगा कि एक हमारी बहन ने कहीं पे कुछ समस्याएं व्यक्त की और ऑन द स्पॉट एसपी साहब के द्वारा सोल्यूशन दिया गया। तो इट्स जस्ट लाइक ए स्टार्टिंग सो दैट कि प्रशासन, पुलिस और लोगों का विश्वास और प्रगाढ़ हो सके और हम लोग मूल्य परक, एक समय परक सेवा देने में सक्षम हो सकें। बस लोगों से मैंने यही रिक्वेस्ट किया है कि कंप्लेन के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, आपकी ईमेल आईडी दिया गया है। समस्याएं जो समाधान लायक हो, जो हमारे क्षेत्र में हो, जिसमें कि वास्तव में वो एक कह सकते हैं कि पुलिस या प्रशासन के इंटरव्यून की ज़रूरत है, उन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे। क्योंकि जब अनावश्यक चीज़ें बहुत बाढ़ हो जाती हैं तो वो सिस्टम, वो व्यवस्थाएं भी अपना महत्व खो देती है। हम लेते हैं ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जो धनबाद पुलिस द्वारा लगाई गई है, जिसमें हमारे डीआईजी साहब थे। ये कार्यक्रम सिर्फ खानापुरी है। इस कार्यक्रम में जो शिकायत जनता से सुननी चाहिए पुलिस को, किसी ने नहीं सुना। ये लोग अपना समय से सारा कार्यक्रम को कर लिया, खुद भाषण दे के कार्यक्रम को कर लिया। गोविंदपुर में कोई जो है सो इतना मोटरसाइकिल का चोरी होता है, पिटीशन लेके जाता है थाना में, नहीं दरखास्त जा खोजो, तुम्हारा गलती है, तभी नहीं है, ये नहीं है, और उसका दरखास्त नहीं लेता है। जब वो लाचार करके ऑनलाइन करता है और फिर जाता है एंट्री कराने के लिए कि इसका ई सना कर दीजिए और हमको नंबर दे दीजिए, हम सरकारी आदमी हैं, तो वो नहीं देता है। और वो इसलिए नहीं देता है कि क्राइम फिगर जो थाना का है वो 20 से 25 हो जाएगा, 25 से 30 हो जाएगा और वो टारगेट में आ जाएगा। इसीलिए ये जो है सो क्राइम फिगर को नहीं लिखता है। गोविंदपुर में चोरी, गोविंदपुर में क्या कहता है कि आपका ये मोटरसाइकिल चोरी, अन्य चोरी, किसी तरह का घटना इंडोज नहीं होता है। और जिसे जो है सो अपना क्राइम को पर्दे के पीछे छिपाया जाता है। तो आज जनता ये कहना चाहते कि वो मोटरसाइकिल उसका है, किसी क्लास में है, किसी पदाधिकारी है, कोई कर्मचारी है, उनको रिसीप्ट चाहिए, उनको रिसीप्ट। तो चलिए न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप भी सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।